वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8.1। हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस। तो आज हम इसमें कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो जैसे कि आपको पता है कंट्रोलिंग होता क्या है, यानी कि ये आपका एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। आपने कितने फंक्शन पढ़े हैं? अभी तक 5 फंक्शन पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट वाला कंट्रोलिंग। तो आज हम कंट्रोलिंग के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग का एक ही लाइन में मीनिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग यानी कि इसको हिंदी में हम नियंत्रण कहते हैं। तो केवल नियंत्रण के माध्यम से ही योजनाओं का लागू करना सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस एक लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई योजना को लागू करना है तो केवल किसके माध्यम से किया जाएगा? केवल नियंत्रण के माध्यम से ही सुनिश्चित हो पाएगा। आप अगर नियंत्रण कर कोई भी योजना आप बना लेते हो, उसको लागू कर देते हो, अगर उस योजना के बारे में कंट्रोल करने की कोई भी प्लानिंग आपने नहीं बनाई, यानी कि कंट्रोलिंग करने का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो आपकी योजना कभी भी सफल नहीं होगी। तो इस एक लाइन से या एक कोटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि यानी कि कंट्रोलिंग का कितना इम्पोर्टेंस है बिजनेस के अंदर। तो आज हम देखते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट आज हम स्टडी करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आज जो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग नियंत्रण की विशेष परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग और जो हमारे नियंत्रण है उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण का महत्व क्या है, और लास्ट हमारे टॉपिक आज का रहेगा लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग का कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ सीमाएं भी होती है, तो उन सीमाओं के बारे में भी आज स्टडी करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर हम आज 5 पॉइंट स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कंट्रोलिंग। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है मेरा गेजन सक्सेस पॉइंट, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। नीचे देखो सब्सक्राइब की बटन है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान लगा के इसको सुनना। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे नियंत्रण का मीनिंग यानी कि मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण का अर्थ जो है, तो अभी एक लाइन से हमें पता तो चल ही गया था क्या होता है, फिर भी हम इसको डिटेल में करेंगे। प्रबंध में नियंत्रण का अभिप्राय इच्छित उद्देश्यों को कुशलता, किफायत तथा सफलतापूर्वक प्राप्त करने से है, ताकि वास्तविक कार्य प्रगति अपेक्षित प्रगति के अनुरूप हो सके। वास्तविक कार्य प्रगति का मतलब है कि जो काम एक्चुअल में हुआ है वो, और अपेक्षित प्रगति का मतलब होता है जो काम हम चाहते हैं। तो नियंत्रण का मतलब है हमारे जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य कैसे पूरे होंगे? कुशलतापूर्वक, किफायत से और सफलतापूर्वक प्राप्त अगर हमें करने हैं, तो वास्तविक जो काम है वो किसके अनुरूप होना चाहिए? आपने जो अपेक्षित किया है कार्य, यानी कि आप जो चाह रहे हो कि हम इतना काम लेना चाहते हैं या ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और वास्तव में आपने जो अचीव किया अगर वो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब आपका जो उद्देश्य है वो सक्सेसफुल हुआ। नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक प्रगति, ध्यान रखना इसमें मैं गोले लगा रही हूँ, वास्तविक कार्य प्रगति और निर्धारित परमापों के बीच विचलनों का पता लगाया जाता है। यानी कि देखो कोई भी कार्य करते हैं बिजनेस के अंदर, उसका पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि आपके भी एग्ज़ाम होते हैं, आप एग्ज़ाम देते हो, आपके एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड फिक्स है कि हर एक एग्ज़ाम 100 नंबर्स मार्क्स का होएगा। अब आप देखो आपका इच्छा तो हर एक स्टूडेंट की ये होती है कि मैं 100 में से 100 ले लूँ। आप जितनी मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते हैं। तो ये जो है निर्धारित परमाप, ये है आपके 100 मार्क्स, ठीक है। और अचीव आप 80 करते हो, 90 करते हो, ये वास्तविक प्रगति है। तो इन दोनों के बीच में विचलनों का पता लगाया जाता है। हम बिजनेस के बारे में लेके चल रहे हैं,
मान लेते हैं हमने प्रमाप निर्धारित किए 100 और एक्चुअल में रिजल्ट हमारा आया 80%, तो कितना आया विचलन। विचलन का मतलब होता है अंतर। प्रमाप और वास्तविक प्रगति उसके बीच में जो अंतर होता है उसको विचलन कहा जाता है। उसका पता लगाया जाता है कि हमारा जो काम है हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा। विचलनों के कारणों की खोज की जाती है, फिर उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाती है। अभी देखो यहाँ 20 मार्क्स की क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। मार्क्स में तो ये चल जाएगा, पर हम कर रहे हैं प्रोडक्शन की बात कर रही है। 100 टन यूनिट कर रहे हैं और यहाँ कितनी हुई है, प्रोडक्शन हुई है 80 टन। तो देखो 20 जो टन है वो कम हुई है। तो ये कम किस वजह से हुई, इसका पता लगाएंगे और फिर किस कारण का हमें पता चल जाएगा तो उस पर सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाएगी, ताकि भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। और संक्षेप में उद्देश्यों के अनुरूप, ये संक्षेप है, आपको नीचे लिखा जाता है संक्षेप में, उद्देश्यों के अनुरूप वास्तविक प्रगति को सुनिश्चित करना ही नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वास्तविक कार्य प्रगति को अपेक्षित या निर्धारित प्रमापों के अनुसार ही सुनिश्चित करना नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो थी हमारा नियंत्रण का मीनिंग। अब हम करते हैं परिभाषा। देखो परिभाषा डेल हैनिंग के शब्दों में डेल हैनिंग ने दी है। तो इन्होंने बताया कि नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को खोज योजना के अनुरूप किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है वो क्या है, कंट्रोलिंग। यानी कि कंट्रोलिंग जो है, इसके अंदर जो भी काम होगा वो योजना में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे आती है हमारी नियंत्रण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। क्या होता है, तो इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता हमारी है नियंत्रण प्रबंध का एक आधारभूत कार्य। देखो क्या वर्ड दिया, आधारभूत। कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। आधारभूत हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, कंट्रोलिंग आपका मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। और वही ये बता दिया कि कंट्रोलिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि एक आधारभूत और एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के अनेक काम जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन तथा नियंत्रण, 5 काम है। इन सभी कार्यों में नियंत्रण का महत्व सबसे अधिक है। ये मान लेते हैं आपने चारों काम कर लिए और नियंत्रण को आपने नहीं किया, तो क्या आप योजना में सफल हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगे। आप चाहे कर्मचारियों को निर्देश कितना ही दे दे, नियुक्तियां कर ले, कितना ही अच्छा संगठन हो, पर जब तक कंट्रोलिंग के बारे में कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर आप नियंत्रण का ये कार्य करते हैं तो ये चारों कार्य भी मीनिंगफुल बन जाते हैं। इन सभी कार्यों में नियंत्रण का सबसे अधिक महत्व है। यदि प्रबंध में से नियंत्रण कार्य को अलग कर दिया जाए तो शेष सभी कार्य क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। जैसे अभी बताया है कि नियंत्रण ना करे तो आप नियुक्ति करे बैठे रहो, प्लानिंग कर लो, कुछ भी कर लो, निर्देश भी दे दो, पर कर्मचारी काम नहीं करेंगे, उनको कोई डर नहीं होगा, उनको पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो काम नहीं करेंगे। सेकंड हमारा आता है सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रत्येक प्रबंध का अनिवार्य कार्य, एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। प्रत्येक प्रबंधक, फर्म में कोई भी प्रबंधक है, उसका मेन और अनिवार्य कार्य यही होता है कि उसके नीचे जो काम कर रहे बंदों को कंट्रोल करना। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर, यहाँ पे सत्र आएगा, प्रबंधक यंत्रों पर या प्रबंधक स्तरों पर संपन्न किया जाता है। सभी लेवल जो होते हैं उस पर ये कार्य संपन्न किया जाता है। यह प्रबंध का ऐसा कार्य है जिसमें हर स्तर का प्रबंधक यह विश्वास दिलाता है कि वास्तविक प्रगति किसके इक्वल होगी, निर्धारित जो योजना है उसके अनुरूप ही होगी। तो ये क्या है, एक प्रबंधक का अनिवार्य कार्य है। थर्ड है नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, यानी कि ये नहीं है कि एक बार आपने कंट्रोलिंग कर लिया तो आराम से बैठ जाओ कि कार्य हो जाएगा, एक बार हमने कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रण का अभिप्राय किसी ऐसी क्रिया से नहीं है जिसे केवल एक ही बार किया जाता है
और अथवा एक लंबे समय के बाद दोहराया जाता है, यानी कि दोहराया जाता है, बल्कि इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। हम कहते हैं कि डेली रहती है इसकी। तो नियंत्रण के अंतर्गत प्रगति की लगातार आपको समीक्षा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कंप्लीटली कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपने एक बार कंट्रोलिंग का काम कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद आता है नियंत्रण प्रबंध क्रिया प्रक्रिया का प्रारंभ व अंत दोनों ही है। दो अंत यहाँ इंग्लिश में देखो, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये नियंत्रण जो है आपकी प्रबंधकीय की प्रक्रिया का प्रारंभ भी है और इसको हम कहते हैं अंत भी है, दोनों है ये। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंधकीय प्रक्रिया के शुरू और अंत दोनों में ही पड़ती है। स्टार्टिंग में करते हैं तब भी पड़ती है और एंड में भी पड़ती है। नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है, क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और वह विचलनों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो सीधा सा कह सकते हो कि नियंत्रण परिणामों से संबंधित है। थर्ड हमारा आता है नियंत्रण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का या नियंत्रण का महत्व क्या है? सबसे पहला हमारा है संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। योजनाओं की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रक्रिया लागू की जाती है और इसके द्वारा विचलनों का अतिशीघ्र पता लगाया जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, और निगरानी करने से क्या होगा, जो भी विचलन होंगे विचलनों का अतिशीघ्रता से पता लगाया जाएगा और फिर अगर विचलनों का पता लग गया तो आप सुधारात्मक कार्यवाही भी करोगे। परिणाम है कि परिणाम स्वरूप वंचित एवं वास्तविक परिणामों का अंतर न्यूनतम हो जाता है। इससे का परिणाम ये होता है कि जो हमारे विचलन होते हैं वो न्यूनतम हो जाते हैं। इस प्रकार नियंत्रण का उद्देश्य प्राप्ति में भी सहायक होता है। सेकंड हमारा आता है प्रमापों की शुद्धता को जांचना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक प्रबंधक नियंत्रण कार्य करते समय वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमापों की तुलना करता है, आपस में दोनों में तुलना करता है और वह ये जानता है कि कहीं निर्धारित प्रमाप सामान्य प्रमापों से अधिक या कम तो नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो वो उनका पुनर्निर्धारण भी करता है। अगर मान लेते हैं कि प्रमाप जो है या तो कम है या ज़्यादा है सामान्य से, तो उनमें चेंज भी किया जाता है। तो इस तरह से प्रमापों की शुद्धता को भी जांचा जा सकता है। संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नियंत्रण मानवीय व भौतिक साधनों के अनुकूलतम उपयोग को संभव बनाता है। नियंत्रण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि कोई भी कर्मचारी कार्य निष्पादन में जानबूझकर देरी ना करे और इसी प्रकार सभी भौतिक संसाधनों के उपयोग में होने वाली बर्बादी को भी रोका जाता है। ये जो कंट्रोलिंग है इसके द्वारा मानवीय और भौतिक दोनों संसाधन होते हैं, दोनों पर कंट्रोल किया जाता है। कर्मचारी अभिप्रेरणा में सुधार करना, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। नियंत्रण के माध्यम से कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य भी किया जाता है। नियंत्रण व्यवस्था को लागू होने की जानकारी होने पर सभी कर्मचारी पूरी लगन से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कार्य का मूल्यांकन होना है। ठीक है, मूल्यांकन होगा और प्रगति रिपोर्ट अच्छी आने पर उसकी संस्था में पहचान बनेगी, तो इससे कर्मचारी क्या होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नियंत्रण के लागू होने से व्यवस्था और अनुशासन दोनों सुनिश्चित होता है। परिणाम ये होता है कि जो सभी वंचित क्रियाएं होती है, जैसे कि अवांछित क्रियाएं जो हम कह सकते हैं, अवांछित क्रियाएं होती है जैसे चोरी, भ्रष्टाचार, कार्य में देरी, सहयोग की भावना, इन सब पर रोक लग जाती है। समन्वय स्थापित करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए संस्था के सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। संस्था के सभी विभाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे विक्रय विभाग द्वारा माल के आदेशों की पूर्ति करना उत्पादन विभाग द्वारा उत्पादित माल पर निर्भर करता है।
तो नियंत्रण के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि क्या उत्पादन प्राप्त आदेशों के अनुसार हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो विचार यानी कि जो कारण है उनकी खोज की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई करके दोनों विभागों में तालमेल स्थापित किया जाता है। इसके बाद हमारा 5th नंबर पे आता है हमारा पॉइंट, ये 5th नंबर का है, नियंत्रण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या होती है। सबसे पहले देखो, गुणात्मक प्रमाप निर्धारित करने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। देखो, प्रमाप निर्धारित करने के संबंध में एक मुख्य बात यह है कि जो कार्य संख्यात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऐसे कार्य जिनको हम संख्या में लिख सकते हैं, उनके प्रमाप निर्धारित करना तो बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो गुणात्मक प्रकृति के होते हैं जिनको हम संख्या में नहीं लिख सकते। ऐसे जो कार्य होते हैं उनके लिए प्रमाप निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। इनके अप्रत्यक्ष मापदंडों का सहारा लिया जाता है। फिर उदाहरण लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों के ऊंचे मनोबल को मापना, यानी कि कर्मचारियों का मनोबल कैसे है, ये क्या है, एक गुणात्मक प्रकृति का कार्य है। इसे अगर सीधे तरीके से आप मापना चाहो तो नहीं माप सकते। इसको मापने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, श्रम परिवर्तन दर देखनी पड़ेगी, अनुपस्थिति की दर देखनी पड़ेगी और झगड़े की दर देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। यदि ये तीनों दरें ऊंची है, क्या है, जब तीनों दरें ऊंची होती है तो कहा जाएगा कि संस्था के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा नहीं है। जब ये ऊंची है तो मतलब मनोबल नहीं है, जब ये नीचे है तो इसका मतलब मनोबल है। नीचे का मतलब है श्रम परिवर्तन, यानी कि कर्मचारी छोड़कर नहीं जाते, छुट्टी नहीं लेते, आपस में झगड़ा नहीं करते, तो ये क्या होगा, ये जो दर है वो कम आएगी, नीचे आएगी, तो इसका मतलब मनोबल ऊंचा है, इसी कारण से वो संस्था में टिके हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी कार्यों के लिए संख्यात्मक प्रमाप निर्धारित नहीं हो सकते और गुणात्मक प्रमाप पूर्णतः शुद्ध भी नहीं होते। इसके बाद आता है बाहरी तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं, नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। देखो, कंट्रोलिंग के बारे में हम जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि कंट्रोल करना, कंट्रोल भी केवल हम जो आपके अंदर के होते हैं, फर्म के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उन पे कंट्रोल कर सकते हो, बाहर वाले हैं उन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम ये कहें कि एक प्रबंधक का नियंत्रण कार्य को पूरा करके संगठन में पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर देगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। यानी कि एक प्रबंधक नियंत्रण का काम करेगा और वो आपके संगठन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देगा, पूर्ण रूप से नियंत्रण कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? प्रबंधक जो होता है आंतरिक तत्व जैसे मानव, माल, मशीन, इन पर तो नियंत्रण कर सकता है, लेकिन इसके अलावा बाहरी तत्व होते हैं बहुत सारे, जैसे सरकार की नीति होगी, तकनीकी परिवर्तन होगी, प्रतियोगिता होगी। क्या एक प्रबंधक का इन पर नियंत्रण होता है? नहीं होता। तो इन पर नियंत्रण करना असंभव होता है। अतः कभी भी पूर्ण नियंत्रण की स्थिति किसी भी संगठन में स्थापित नहीं हो सकती। कर्मचारियों द्वारा विरोध, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। व्यावसायिक वातावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन का सामना करने के लिए नियंत्रण की नई नई पद्धतियों का प्रयोग करना पड़ता है प्रबंधकों को। लेकिन कर्मचारी क्या करते हैं? इन पद्धतियों का विरोध करते हैं। उदाहरण के लेते हैं हम, उदाहरण के लिए, यदि उस हाल में जहां कर्मचारी काम कर रही है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कैमरा लगा दिया जाए तो वे निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे, कहेंगे क्या हम ईमानदारी से काम नहीं करता, डाउट है, आकर देख लो, हम इतना रिजल्ट दे रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसे जवाब देंगे। तो इस तरह से कर्मचारी विरोध भी करते हैं। महंगी प्रोसेस, कॉस्टली अफेयर्स, यानी कि कॉस्टली भी है ये प्रोसेस आएगा। नियंत्रण प्रक्रिया को लागू करने के लिए बहुत धन, समय व प्रयासों की जरूरत होती है। धन की, समय की और प्रयासों यानी कि मेहनत की जरूरी होती है। छोटी संस्थाएं इतना खर्चा सहन नहीं कर सकती। ये केवल बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है, और अगर छोटी संस्थाओं के लिए अगर कहें कि छोटी संस्थाएं यूज़ करें तो उनके लिए तो ये विलासिता का साधन बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। प्रबंधकों को चाहिए कि ऐसे नियंत्रण की प्रणाली को लागू करें जिससे लाभ उसकी लागतों से अधिक हो जाए। तो ये आज हमारा चैप्टर जो है कंट्रोलिंग, 8वीं यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया है, कुछ हमने इसके टॉपिक आज स्टडी किए हैं। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है
तो और पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अन्यथा लाइक और शेयर तो अवश्य करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है और अगर अच्छा भी लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।